हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए है, जिसमें उनके जो आपका लेसन था परमाणु वाला, परमाणु भौतिकी का, उसके जो न्यूमेरिकल हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए सूत्र, पहला फार्मूला, यहाँ पर एक पहला सूत्र क्या है आपका, एन प्रोपोर्शनल 1/sin⁴ थीटा बटे 2। इसमें एन क्या है आपका, अल्फा कणों की संख्या है। थीटा क्या है आपका, कोण है, प्रकीर्णन कोण कहते हैं जो अल्फा का। तो इस प्रकार से हम यहाँ से यदि हमें थीटा का मान पता हो तो हम अल्फा कणों की संख्या को पता लगा सकते हैं। क्लियर। दूसरा सूत्र आपका, नाभिक के आकार का आकलन r0 बराबर क्या होता है आपका, 1/4πε0 2 ZE² क्लियर। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब अल्फा कण गति कर रहा है, यदि ये किसके लिए, अल्फा कण के लिए। और यदि इलेक्ट्रॉन है तो r0 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 ZE²। कब, जब इलेक्ट्रॉन कण के लिए। क्लियर, ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद चौथा फॉर्मूला है आपका, यानी कि यदि हमें के निकालनी हो गतिज ऊर्जा तो के बराबर होता है 1/4πε0 2ZE²/r0। क्लियर। पांचवा, r0 बराबर होता है आपका 1/4πε0 4ZE²/mv²। क्लियर, ये फॉर्मूला भी होता है आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, r0 बराबर 14.4 Z/V। और ये किस में निकल कर आती है, एंगस्ट्रॉम में। जब आपको जेड पता हो, वोल्टेज पता हो, वी, तो फिर हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद बोहर की परिकल्पना MBR बराबर NH/2π, ये भी आपका लग सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट, स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या, तो Rn बराबर फॉर्मूला होता है n²h²ε0/πmZe²। क्लियर। एक आपका फॉर्मूला और होता है Rn बराबर n²r1, जहाँ r1 आपकी क्या है, बोहर त्रिज्या है। क्लियर। यानी कि यहाँ से आप किसी भी कक्षा में, यानी दूसरी कक्षा में तो n का मान 2, तीसरी में तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। इसके बाद स्थायी कक्षा में वेग, तो वो आपका फॉर्मूला होता है ZE²/2h∗n। इसी प्रकार से आपका Vn बराबर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला 2.186 × 10⁻⁶/n। इस फॉर्मूले से आप किसी भी कक्षा में वेग निकाल सकते हैं। क्लियर। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा U बराबर आपका होता है -1/4πε0 ZE²/r। इसी प्रकार से
तो आपका स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता था, U बराबर माइनस के 1/4πε0 ZE²/r। इसके बाद गतिज ऊर्जा K बराबर क्या होता है, ZE²/8πε0r। कुल ऊर्जा E बराबर क्या होता है आपका, इसमें बस केवल इतना अंतर होता है, इसमें माइनस का अंतर होता है, तो माइनस के ZE²/8πε0²। टोटल एनर्जी, कुल एनर्जी एनवी कक्षा में, तो उसका फॉर्मूला होता है me⁴ Z²/8ε0² और h² इंटू 1/n²। क्लियर। तो En बराबर क्या होता है, माइनस के RH। इसका दूसरा रूप हम ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह आपका आ जाता है R और HC का हम गुणा करा देते हैं, तो इस प्रकार से RHC/n²। इसी को सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है माइनस के 13.6/n²। R क्या होता है, तो R के बारे में हम आपको बता चुके हैं, रिडबर्ग नियतांक, और इसका मान वैल्यू सूत्र क्या होता है, me⁴/8ε0² CH3। और मान भी आपको पता है कि इसका मान कितना होता है, R बराबर 1.097 × 10⁷ पर मीटर। ये आपको याद है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, वन अपॉन लैम्डा बराबर R 1/n1² माइनस 1/n2²। ये भी आपका तरंग दैर्ध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन लैम्डा और R 1/n1, जहाँ n1 क्या है आपकी लोअर ऑर्बिट है और n2 क्या है आपकी अपर ऑर्बिट है। क्लियर। इसके बाद लैम्डा का एक न्यू फॉर्मूला 12375/ΔE, और डेल्टा ई किस में ली जाती है, ईवी में। तब आपका जो आंसर आता है वो आंसर किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। क्लियर। इस प्रकार से आपके ये सारे सूत्र हमने आपको बता दिए हैं, जिसमें आपकी कहीं कहीं E बराबर h/न्यू बराबर hc/लैम्डा, ये सूत्र भी आपका लग सकता है कुछ सवालों में। तो आप इन फॉर्मूलों की सहायता से, इन सूत्रों की सहायता से सभी सवाल लगाएं, और जो सवाल ना आए वो हमसे पूछ सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम आपको चेक पॉइंट की कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें आपका ये क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो किया था, उसमें उन्होंने गोल्ड की ही यानी सोने की पन्नी ही क्यों ली थी। तो ये रीज़न बिल्कुल सरल है, क्योंकि सोना क्या होता है, सोना जो है सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय है, अर्थात इसकी आघात वर्धनीयता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसकी तन्यता भी ज़्यादा होती है। क्लियर। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि मतलब उन्होंने क्यों लिया था, तो आप बता सकते हैं। स्वर्ण नाविक की त्रिज्या का मान, तो स्वर्ण नाविक की त्रिज्या का मान लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि बोहर ने किस सिद्धांत की सहायता से रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया था। तो ये आपको याद है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन्होंने इनकी कमियों को दूर किया था। इसके बाद स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक क्या होता है, तो हमने आपको बता दिया है ZE²/2h⁴ n। हम लिख दे रहे हैं v बराबर क्या होता है, ZE²/2h⁴ n। क्लियर। तो ये आपका व्यंजक होता है। रिडबर्ग नियतांक का सूत्र लिखिए, तो ये भी हमने आपको बता दिया था, R बराबर me⁴/8ε0² h²। क्लियर। ε0² CH3 होता है। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला होता है। जिसके बाद आपके कुछ और क्वेश्चन हैं थोड़े। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा का मान, तो nवीं कक्षा में ऊर्जा का मान क्या होता है आपका, माइनस के 13.6/n² होता है। अवशोषण संक्रमण में किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो ये हमने आपको बताया था, अवशोषण संक्रमण में काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 65-63 है, तब रिडबर्ग नियतांक ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। सूत्र क्या होता है, 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2²। चूँकि वो प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य और कौन सी है, बामर श्रेणी, तो 1/λ का मान कितना, 65-63 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि मीटर में बदल लिया, और 1/, चूँकि जब बामर श्रेणी बनेगी तो लोअर ऑर्बिटल का मान कितना होगा, 2 होगा, और वो प्रथम है। प्रथम का मतलब होता है कि यहाँ पर वो तीसरी से आएगा तब प्रथम मानी जाती है, चौथी से आता है तो दूसरी मानी जाती है। क्लियर। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा r 1/4 माइनस 1/9। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1/65-63 इंटू 10⁻⁻10 बराबर 5r/36। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से r की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ। एक क्वेश्चन है आपका यूपी 2014 में आया था, हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 E²/Ze²/k, यही तो होता है। क्योंकि गतिज ऊर्जा का पूछ रहा तो यहाँ हो जाएगा ε0 और यहाँ हो जाएगा k। इसके बाद संक्रमण हम आपको बता ही चुके हैं, और इसमें कितना समय लगता है, तो संक्रमण जो टाइम होता है वो 10⁻⁸ सेकेंड होता है। और संक्रमण क्या होता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना ही क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। क्लियर। एक क्वेश्चन और है कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन परमाणु के जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है उसमें बामर श्रेणी को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि सूर्य के अवशोषण स्पेक्ट्रम में इसे देखा जा सकता है, क्यों। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है कि जो हाइड्रोजन परमाणु, नॉर्मल हाइड्रोजन परमाणु होता है प्रयोगशाला में, उसमें केवल और केवल लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, बामर श्रेणी प्राप्त नहीं होती। जबकि जो सूर्य के पास जो हाइड्रोजन होता है उसके अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है आपका, मतलब बामर और लाइमन दोनों श्रेणी प्राप्त होती हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सरल है। इसमें आप नॉर्मल, तो प्रयोगशाला में जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो क्या होता है आपका, सामान्य ताप पर होता है। और जो सामान्य ताप पर होता है तो इसमें परमाणु कहाँ रहता है, मूल अवस्था में रहता है। और मूल अवस्था में रहता है अर्थात पहली कक्षा में रहता है। और जब पहली कक्षा में रहता है तो फिर हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। जबकि सूर्य के पास जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है आपका, ताप बहुत ज़्यादा होता है, और ताप ज़्यादा होता है तो उस कारण से वहाँ फिर कुछ परमाणु क्या होते हैं, बामर श्रेणी यानी दूसरी कक्षा में भी होते हैं, और वहाँ से अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य के स्पेक्ट्रम में हमें, अवशोषण स्पेक्ट्रम में लाइमन बामर दोनों श्रेणी प्राप्त होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पर परमाणु ताप के कारण दूसरी कक्षा में भी रहते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से आपके ये लेसन समाप्त है। और आप न्यूमेरिकल बच्चे हैं तो न्यूमेरिकल आप लोग लगाएं, और जो न्यूमेरिकल ना आए वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।